नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मेरा नाम है शुभांगी और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुनिया का हालचाल में। और आज दुनिया के हालचाल में हम बात करेंगे इन खबरों पर। ट्रंप मस्क के 5 हथियार जो गिरा देगी ईरानी सरकार। युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ हमास, ट्रंप से की गुहार। पिघली बरसों से जमी बर्फ, रशिया को आया जर्मनी का कॉल। जिसने किया वैक्सीन का विरोध उसे ही मिला स्वास्थ्य विभाग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं से मांगी हाथ जोड़ के माफी। ये थी सुर्खियां, अब सुनेंगे यही खबरें विस्तार से। हमारी पहली खबर ईरान और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। राष्ट्रपति पद संभालने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कैबिनेट का गठन शुरू कर दिया है और उससे भी पहले उन्होंने ऑपरेशन ईरान शुरू कर दिया है और इसका जिम्मा दिया है अपने खास और करीबी एलन मस्क को। ईरान से निपटने के लिए ट्रंप ने जो खास रणनीति तैयार की है उसमें उनके साथ सिर्फ मस्क ही नहीं है, उनके साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी है। और अब ट्रंप ने वो ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जिसके जरिए वो न सिर्फ अरब से ईरान का प्रभुत्व खत्म करेंगे बल्कि खामनेई का तख्ता पलट भी करेंगे। ट्रंप ने एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया है और अब इस काम को अंजाम देने के लिए ट्रंप की इस टीम ने 5 अलग अलग प्लान तैयार किए हैं। आपको बताते हैं कि ट्रंप के ये 5 अलग प्लान क्या है। पहली, अपने शर्तों के जरिए ईरान को झुकाना। दूसरी, ईरान में बगावत भड़काना। तीसरी, ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कठपुतली सरकार बनाना। चौथी, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने तबाह करना। और 5वीं है ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को ही जड़ से खत्म कर देना। और इस प्लान की शायद शुरुआत भी हो चुकी है क्योंकि बीते 24 घंटे से इजराइल सीरिया से लेकर लेबनान तक को दहला रहा है और ये सब वो उस वक्त कर रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार सीरिया और लेबनान के दौरे पर है। इस वक्त खामनेई के प्रमुख सलाहकार अली लारजानी सीरिया में हैं, जहां उन्होंने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद से मुलाकात की। इसके बाद वो लेबनान पहुंचने वाले हैं जहां वो लेबनान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसी बीच आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने दमिश्क और बेरूत को दहला के रख दिया है और इजराइल के इस डबल एक्शन के पीछे माना जा रहा है कि ट्रंप ही है। दावा है कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ लेने से 2 महीने पहले ही ऑपरेशन ईरान को एक्टिवेट कर दिया है। ट्रंप खुद से ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाजा युद्ध की वजह से अरब में अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप फिलहाल सीधी जंग से बचने के उपायों पर काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जगह ईरान को अपनी कड़ी शर्तों के लिए झुकाने के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इस काम का जिम्मा अपने विश्वसनीय और सबसे करीबी एलन मस्क को दिया है। हमारी आज की दूसरी खबर हमास और इजराइल युद्ध को लेकर है। आपको बता दें कि गाजा अब युद्ध विराम के लिए तैयार है। वो चाहता है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब इतने विनाश के बाद रुक जाए। शुक्रवार को फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार इजराइल द्वारा गाजा में हुए भीषण बमबारी के बाद हमास इस युद्ध विराम के समझौते तक आया है। इससे पहले हमास को शरण देने वाले कतर ने भी उसे सीधे शब्दों में बोल दिया था कि जितनी जल्दी हो सके सीज फायर या युद्ध विराम का समझौता कर ले। और अब हमास ने गाजा में इजराइल के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए एक बैठक की इच्छा व्यक्त की है। इसके अलावा इजराइल पर फिलिस्तीनी क्षेत्रों में चल रहे सैन्य अभियानों को लेकर दबाव बनाने के लिए हमास ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रुख किया है। हमने इससे पहले भी आपको जानकारी दी थी कि कतर की राजधानी दोहा में हमास का एक राजनीतिक कार्यालय मौजूद है। अब इस कार्यालय के सदस्य बासिम नईम ने युद्ध विराम के पूरे मुद्दे को लेकर बताया है कि अगर कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है इस शर्त पर कि इजराइल की ओर से प्रस्ताव का सम्मान किया जाएगा तो हमास गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बारे में सोचने को तैयार है। जिसके बाद नईम ने ट्रंप और अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा कि हमास अमेरिकी प्रशासन और डोनाल्ड ट्रंप का इस बात पर आह्वान करता है कि वो इजरायली सरकार पर आक्रामकता को समाप्त करने का दबाव डालेंगे। हमास का ये बयान अब ऐसे समय पर आया है जब कतर ने हमास इजराइल युद्ध से मध्यस्थता भूमिका से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। वहीं अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनावी मुद्दा भी यही था कि युद्ध खत्म हो
पर ऐसे में अभी तक नेतन्याहू सरकार की तरफ से कोई भी बयान इस मुद्दे पर नहीं आया है। पर यह असर ज़रूर दिख रहा है कि हाल फिलहाल के दिनों में हमास इजराइल युद्ध विराम को लेकर एक वार्ता ज़रूर कर सकती है। हमारी आज की तीसरी खबर रशिया और जर्मनी के संबंधों को लेकर है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच अब जर्मनी की एंट्री हो चुकी है। इस वाकये के बाद से ऐसा लग रहा है मानो कि वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की पहल जर्मनी ने की है और इसी तर्ज पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधा संवाद किया है। जर्मनी के चांसलर ने रशिया के राष्ट्रपति को फोन करके युद्ध रोकने की अपील की है। साथ ही जो सबसे बड़ी बात उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से बोली है वो ये है कि जर्मनी और रूस को आपसी मतभेद दूर करके कूटनीतिक समाधान निकालने चाहिए। ये पहली बार है कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद किसी नेटो सदस्य देश ने रशिया के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है। वहीं पुतिन ने इस बातचीत के दौरान नेटो को ही जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पश्चिमी देशों की आक्रामक नीतियों के कारण ही ये युद्ध हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका कारण भी नेटो ही है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। पर ट्रंप के अमेरिका के दूसरे बार राष्ट्रपति बनने के बाद मानो ऐसा लग रहा है कि नेटो में दरारें पड़ने की संभावना बढ़ गई है और इसकी वजह ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है। और अब जब जर्मनी ये देख रहा है कि अमेरिका का रुख खुद नेटो के लिए बदल रहा है तो वो खुद को बचाते हुए इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो रशिया के साथ संबंध सुधारने की कवायद कर रहा है। जबकि जैसा कि हमने आपको बताया कि रशिया भी इस युद्ध के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो इस पे पुतिन का कहना है कि रशिया यूक्रेन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, पर यूक्रेन को और उसके सहयोगी देशों को नए क्षेत्रीय वास्तविकताओं का स्वीकार करना होगा। पर जर्मनी के इस कदम से यूक्रेन नाराज हो गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इस विषय में कहना है कि जर्मनी का ये कदम पुतिन को सबसे अलग करने की सभी कोशिशों पर पानी फेर देगा और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर रशिया को रियायतें दी गई तो पुतिन थोड़े समय के लिए तो शांत हो सकते हैं, लेकिन यह उन्हें भविष्य में और आक्रामक बना देगा। ज़ेलेंस्की का भी ऐसा कहना गलत नहीं है। ट्रंप की सत्ता में वापसी और रशिया जर्मनी के बदलते समीकरण ये सवाल उठाते हैं कि क्या यूक्रेन को अब भी पहले की तरह पश्चिम समर्थन मिलेगा, क्योंकि अगर अमेरिका पीछे हटता है और नेटो में कोई भी बदलाव आता है और यूरोपीय देश रशिया के साथ कूटनीतिक राह पर चलते हैं तो ये यूक्रेन को सबसे बड़ा झटका दे सकता है। हमारी आज की चौथी खबर ट्रंप के नए कैबिनेट को लेकर है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति आजकल अपने नए कैबिनेट के गठन में व्यस्त है। अब उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ और ह्यूमन सर्विस विभाग का जिम्मा एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंपा है जिसने कोरोना काल में कोविड वैक्सीन का खुल के विरोध किया था। ये इंसान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर है। उन्हें ट्रंप सरकार में मेडिसिन, वैक्सीन, फूड सिक्योरिटी, मेडिकल रिसर्च और सोशल सेफ्टी नेट कार्यक्रम की देखरेख का काम सौंपा गया है और इस बात की घोषणा खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए की। उन्होंने गुरुवार को किए अपने ट्वीट में लिखा है कि बहुत लंबे समय से अमेरिकियों को औद्योगिक खाद्य परिसर और दवा कंपनियों द्वारा कुचला जा रहा है। ये कंपनियां पब्लिक हेल्थ के मामले में धोखाधड़ी, गलत सूचना और दुष्प्रचार में लगी हुई है और कैनेडी क्रोनिक बीमारी महामारी को समाप्त करेंगे और अमेरिका को फिर से महान और स्वस्थ बनाएंगे। ट्रंप के द्वारा किए इस घोषणा के तुरंत बाद कैनेडी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और ट्रंप के लिए लिखा कि मैं अमेरिका को फिर से स्वस्थ बनाने के आपके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हमारे पास विज्ञान, चिकित्सा, उद्योग और सरकार को एक साथ लाने का अवसर है ताकि पुरानी बीमारी महामारी को समाप्त किया जा सके। आपको बता दें कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर दुनिया के सबसे प्रमुख एंटी वैक्सीन कार्यकर्ताओं में से एक है। उन्होंने टीकों के कारण ऑटिज्म और अन्य हेल्थ समस्याओं के होने के दावों का कई बार समर्थन किया है। एक जाने माने राजनीतिक परिवार से आने वाले रॉबर्ट ने पिछले साल डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए जो बाइडेन को चुनौती दी थी और बाद में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाग लिया था। पर बाद में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के साथ एक समझौता किया और डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से समर्थन दे दिया, जिसके बाद ही ट्रंप ने कह दिया था कि वो कैनेडी को मेक अमेरिका हेल्दी अगेन अभियान के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखरेख में एक प्रमुख भूमिका देने का इरादा रखते हैं। हमारी आज की पांचवी और अंतिम खबर ब्रिटेन के दिवाली फेस्टिवल को लेकर है। लंदन के 10
डाउनिंग स्ट्रीट पर 29 अक्टूबर को एक दिवाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और अब ये दिवाली आयोजन सुर्खियों में है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है और हर साल यहाँ दिवाली रिसेप्शन का आयोजन होता है। पर इस साल यहाँ दिवाली कार्यक्रम के दौरान मांसाहारी खाना और शराब परोसा गया था, जिस वजह से इस वक्त ब्रिटेन में खूब बवाल हो रहा है। और इस मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के कार्यालय ने माफी मांगी है। कार्यालय ने हिंदू समुदाय को ये भी भरोसा दिया है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने इस मामले को लेकर कहा कि हम इस मुद्दे पर भावनाओं की ताकत को समझते हैं, यही वजह है कि समुदाय से माफी मांगते हैं। साथ ही ये भी आश्वासन देते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। आपको बता दें कि इसी साल ऋषि सुनक को हटाने के बाद कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने थे और ये उनका पहला दिवाली रिसेप्शन था और इस दौरान मेन्यू के हिसाब से मांस और शराब खाने में परोसा गया था, जिसके बाद कई हिंदू नेताओं और संगठनों ने इसका विरोध किया था। कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद शिवानी राजा ने पीएम स्टारमर को एक पत्र भी लिखा था और चिंता व्यक्त की थी कि दिवाली का रिसेप्शन हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक नहीं मनाया गया था। दिवाली रिसेप्शन के मामले को लेकर इनसाइट यूके ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। संगठन ने कहा था कि दिवाली सिर्फ उत्सव ही नहीं है, इससे पहले दिवाली के दौरान ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2009 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन के कार्यकाल में दिवाली कार्यक्रम की मेजबानी की गई थी। आज के दुनिया के हालचाल में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।